तंत्र में सहनीय भी नहीं होता और गैरकानूनी होता है। ये तो एकदम से क्रश करने जैसा हुआ कि किसी आदमी को आप बिल्कुल दबा के रखना चाहते। रवि गौतम और जो उनके साथी जेल गए हैं, वो एसपी पांडे की जगह पे अगर कोई दलित समाज का अधिकारी होता, क्या आपने ये मान लिया कि जो बाहर भीड़ है उसको भगाने में आपका इंटरेस्ट नहीं है? उसका जो मुख्य नेता है उसको करके ये लोग इतने कमज़ोर हैं, मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकते, मैं वरिष्ठ अधिकारी हूँ, मुझे हेलमेट की भी ज़रूरत नहीं है, चाटा मारना और फिर जा कर के वैन में घुस करके, ना हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था, उनके हाथ में डंडा भी नहीं था। पुलिस अधिकारी पुलिस के लोग बाग आ रहे थे मेरठ की भीड़ के अंदर, तो उन्हें पक्का पता था कि ये लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश मेरठ में दलित छात्रा हत्याकांड को लेकर के एसएसपी के द्वारा जो कृत्य आंदोलनकारियों पर किया गया, इस पूरे मामले पर हमारे साथ में बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ आईपीएस डॉक्टर बीपी अशोक साहब। बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। ललिता गौतम की हत्या हुई, परिवार को न्याय दिलाने के लिए उन पर कैसे लाठियां बरसाई गई, कैसे उन्हें पुलिस की वैन में जो है चांटों से एसएसपी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो वीडियो बहुत ही तेजी के साथ में वायरल भी हो रहा है। 8 लोगों को जेल भी भेजा गया है। देखिए, मैं मेरठ में एसपी सिटी रहा हूँ, एसपी क्राइम भी रहा हूँ जी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं वहाँ पढ़ा भी हूँ, मेरठ कॉलेज का विद्यार्थी भी रहा हूँ जी। पारिवारिक संबंध भी है वहाँ बहुत लोगों को जी। लेकिन मेरठ ऐसी जगह है जहाँ पर कभी भी इस तरह का बल प्रयोग करने की आवश्यकता रेयरेस्ट कभी पड़ी। कभी क्या, अधिकतर तो काम वार्ता से चल गया, बहुत ज़्यादा हुआ तो पानी छिड़कवा दिया। और जो हमारा पैरा 70 है पुलिस रेगुलेशन उत्तर प्रदेश का, दूसरी चीज़ है 148 सेक्शन है बीएनएसएस का, उसके अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की। तो भीड़ जब हिंसक हो जाए या भीड़ बेकाबू हो जाए तो उसको डिक्लेयर किया जाता है कि अब भीड़ आपकी विधि विरुद्ध हो गई है, गैर कानूनी हो गई है जी। तो आप यहाँ से भाग जाओ। जब पब्लिक एड्रेस सिस्टम नहीं था तो कहते थे, वैसे चिल्ला कर कहते थे, ऊंची जगह कहीं खड़े होकर कहते थे, अनाउंसमेंट करते थे। हाँ। और उसका तरीका यही है कि भीड़ जब नहीं मानती थी या चढ़ावा करने लगे, किसी रास्ते पे आगे बढ़ने लगे, तो बैरियर लगा के रोका जाता था। और तब भी ना माने तो पानी के जो फायर टेंडर होते हैं वो हर जनपद में होते हैं, आग बुझाने के जो काम आते हैं। अलग से भी जो एंटी राइट गाड़ियाँ आने लगी हैं, उनमें भी पानी की बौछार बहुत तेज़ी से होती है, उसका प्रेशर भी रहता है। वो सारी गाड़ियाँ वहाँ आ कर के पानी छिड़कती हैं। पानी से नहीं, अधिकतर तो 80-90% चले जाते हैं पानी छिड़क करके। पानी से नहीं मानते तो कई बार पथराव कर रहे हैं अगर भीड़ वाले, तब भी जिद कर रहे हैं तो उनको लाठी फटका करके भगा जाता है। लाठी भी सड़क पे ज़्यादा मारी जाती है, जो व्यवहारिक बात है। और सड़क पे मारने से काम ना चले तो आप पैरों मार दीजिए। सर पे लाठी मारने का लोकतंत्र के अंदर कोई व्यवहारिक नहीं है कदम। जो फायरिंग वाली बात आती है, मैं नहीं समझता कि कहीं भी फायरिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। हवाई फायरिंग करने को पुलिस रेगुलेशन में मना किया गया है, लेकिन मैंने व्यवहारिक रूप में कई बार जब 50-60 हज़ार या 1 लाख की भीड़ होती थी तो उसमें मुझे हवाई फायरिंग करनी पड़ी और वो उससे कंट्रोल भी हो गया। लेकिन भीड़ में जब हम घुस जाते हैं, घुस कर के वार्ता कर रहे हैं, घुस कर के अंदर मार रहे हैं, तो वो प्रशिक्षण के खिलाफ जाता है और अपनी जो सेल्फ डिफेंस है उसके भी खिलाफ है। अगर भीड़ हिंसक है तो हम चाहे कितने भी बड़े अधिकारी हैं, पुलिस वाले हैं, चाहे मिलिट्री के हैं, चाहे पीएससी किसी के भी हैं, तो हमें खुद भी खतरा है। तो जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गण पुलिस के लोग बाग आ रहे थे मेरठ की भीड़ के अंदर, तो उन्हें पक्का पता था कि ये लोग किस समाज के हैं, किस समुदाय के हैं, ये लोग हिंसक नहीं हैं, ये तो पक्का था जी। और उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था जी। उनके हाथ में डंडा भी नहीं था जी। एक हाथ में माइक था। उन्होंने अन्य लोगों को भी साथ में नहीं लिया। जैसे कि जब कोई वरिष्ठ अधिकारी चलता है तो 6-7 लोग बिल्कुल बगल में खड़े होकर चलते हैं, पूरा हेलमेट वगैरह सब लगा कर। वो काफ़ी पीछे थे, अपने को बचाते हुए सुरक्षा में। अगर हिंसक है भीड़ तो आप उसमें घुसेंगे नहीं जी। आप क्यों घुस रहे हैं उसके अंदर? आप उससे दूर हटिए, उनको पानी का छिड़काव करके हटाइए, पहले भगाइए उनको।
बाद में मुकदमा लिखते रहिए, लेकिन ये मान कर के ये लोग इतने कमज़ोर हैं, मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकते, मैं वरिष्ठ अधिकारी हूँ और इतने कमज़ोर हैं, ये मेरे ऊपर हमला नहीं कर पाएंगे, मुझे हेलमेट की भी ज़रूरत नहीं है, और भीड़ को हटाने के लिए चाटा मारना और फिर जा कर के वैन में घुस कर के मारपीट करना। वैन का गेट बंद करके। हाँ, ये थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा कष्टकारी है, बहुत ही पेनफुल है। ऐसा लगता है कि आपने ये मान लिया कि जो बाहर भीड़ है उसको भगाने में आपका इंटरेस्ट नहीं है, उसका जो मुख्य नेता है उसको अपमानित करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो लोकतंत्र में सहनीय भी नहीं होता और गैरकानूनी होता है। ये तो एकदम से क्रश करने जैसा हुआ कि किसी आदमी को आप बिल्कुल दबा के रखना चाहते हैं कि वो क्यों आया वहाँ पर। अगर वहाँ आया है तो आप पहले वार तय कीजिए, उनको बताइए भाई मुकदमा लिखा जाएगा आपके खिलाफ, आप हट जाइए। और नहीं हटता तो आप बल प्रयोग करते। डंडा मारना और चांटे मारने में अंतर है। चांटा जिसको मारते हैं आप, वो भूलता नहीं है, चांटे से चोट कम लगती है लेकिन दिल पे बहुत चोट लगती है। चांटा अपमानजनक ज़्यादा है। बहुत से लोग कहते हैं कि किसी के ऊपर थूक दिया या किसी को पेशाब चटवा दिया। कई बार ऐसा होता है शेड्यूल कास्ट के लोगों को, ख़ास तौर से जो दबंग लोग हैं, वो उनके ऊपर अत्याचार करते हुए वो उनका मान मर्दन करना चाहते हैं। वो ये नहीं है कि उनको डंडे से मार रहे हैं, कई बार उनको ऊपर पेशाब कर देंगे, उन्हें पेशाब पिला देंगे। अब आप कहेंगे साहब पेशाब पिलाने से तो कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगती है, लेकिन वो जो चोट है वो एक ऐतिहासिक चोट होती है। पेशाब पिलाने से, लात मारने से, चांटा मारने से, जो चोट डंडे से और गोली से नहीं लगती। अगर मुझसे कहा जाए कि आप गोली खाना पसंद करेंगे या क्या कहते हैं जूते चाटना पसंद करेंगे, तो मैं गोली खाना पसंद करूँगा, क्योंकि उससे न सिर्फ आपका मान मर्दन होता है, आपके परिवार का, आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं। और मुझे क्षमा करना, मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ ऐसे मामलों में, जब आदमी को आदमी ना समझा जाए सिर्फ इसलिए कि वो किसी जाति विशेष का है। क्या बिगाड़ा था उन्होंने कि वहाँ पुलिस अधिकारी वैन में घुस करके मार रहे हैं? और चांटा मारने की आवश्यकता क्या है? चांटा मारने की आवश्यकता नहीं है। आप हेलमेट पहनिए, आप डंडा बजाइए, डंडे से हटाइए उनको, और मान लो नहीं हटते हैं तो बहुत तरीके हैं, तब आप गिरफ्तारी दीजिए। आप गिरफ्तार करके, इतनी पुलिस आपके पास थी, एक एक पकड़ करके गिरफ्तार करना शुरू कर लीजिए। चले जाते हैं लोग बाग जो आगे गिरफ्तारी में। और कई बार शांतिपूर्ण अपील होती है कि भाई आप में जो गिरफ्तारी देना चाहता आ जाइए, जो बहादुर है अपने आप आ जाइए, नहीं आएंगे तो आप जाइए यहाँ से, नहीं जाएंगे तो हम बल प्रयोग करेंगे। तो मुश्किल से 5-10 मिनट लगते हैं लोगों को समझाने में और हट जाते हैं। यहाँ लखनऊ में तो मैं रहा, यहाँ पर सी हजरतगंज भी रहा, SP सिटी भी रहा, रोज़ 3-4 धरने हुआ करते थे, जिसमें हर धरने में कई 5,000 तो कई 50,000 लोग आते थे। खूब लाठी भी चलती थी, लेकिन किसी को चांटा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लोगों ने बहुत बार प्रचार कर दिया कि चांटा मार दिया, ये कर दिया, लेकिन कहीं कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। चांटा मारने की नहीं मिलेगी, और ना लात मारने की मिलेगी, ना ही वैन में घुस के मारने की मिलेगी। लॉ एंड ऑर्डर में हम कभी फेल नहीं हुए, कभी भी एक से एक जगह पोस्टिंग रही। हजरतगंज से ज़्यादा, SP सिटी लखनऊ से ज़्यादा तो नहीं झेलना पड़ता, लेकिन जो भी हम लोगों के साथ रहे, हमने पुलिस को भी ध्यान रखा, पुलिस को भी बचाया, उसके मान सम्मान को भी बचाया, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन भी किया, सरकार के आदेश का पालन भी किया। लेकिन कभी, चाहे वो होमगार्ड का धरना प्रदर्शन हो, चाहे रोजगार श्रमिक का हो, भले ही हवाई फायरिंग करनी पड़ी हो, भले ही दौड़ाना पड़ा हो, लाठी सड़क पर बरसानी पड़ी हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों का अपमान किया हो। जिस SSP पांडे ने आंदोलन में जो प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के साथ में उनके जो लीडर थे, युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि गौतम, उनके साथ में जो गलत तरीके से जो कृत्य किया गया, इस पूरे मामले पर देश में और प्रदेश में गंभीर आक्रोश बना हुआ है। और ऐसे में आपके द्वारा भी जो है अभी हाल ही में जो है ज्ञापन सौंपा गया विधानसभा के सामने। क्या मांगे हैं? एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर SSP पांडे की जगह पे अगर कोई दलित समाज का अधिकारी होता तो अभी तक वो सस्पेंड हो सकता था। आखिरकार इस SSP के खिलाफ अभी तक सरकार ने क्यों एक्शन नहीं लिया? देखिए,
मेरा फोकस पहला तो ये है कि ललिता गौतम के जो हत्यारे हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो, एनएसए की कार्रवाई हो, यूएपीए की कार्रवाई की जाए, सारी गिरफ्तारियां पूरी हों, अच्छी तरह से पैरवी करे पुलिस। दूसरी चीज़, रवि गौतम और जो उनके साथी जेल गए हैं वो मुकदमा वापस हो, उनको तत्काल रिहा किया जाए। तीसरी चीज़, तत्काल जो एसएसपी हैं उनका वहाँ से तबादला कराया जाए। एनएचआरसी ने जांच का आदेश दे दिया है, आगे जो भी कार्रवाई होती है विभाग करेगा। हम लोग क्योंकि सरकारी नियमावली से अच्छी तरह से परिचित हैं और सम्मान करते हैं कि जो कानून कहता है वो कार्रवाई हो, लेकिन तत्काल उनका तबादला तो वहाँ से किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट्स। पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।